थी, भाजपा भी थी, समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों अट्रैक्शन रहा आपका? इसलिए समाजवादी पार्टी चुनी क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र था। नौजवान कल भी और आज भी वो अगर किसी की तरफ भरोसे से देखता है, विश्वास से देखता है तो समाजवादी पार्टी की तरफ देखता है। 2027 में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं? 2027 में समाजवादी पार्टी की 300 के ऊपर सीटें आएंगी। इसी पीडीए के नारे पे, इसी पीडीए की लड़ाई। तो क्या लोकसभा से आप विधानसभा का कंपैरिजन कर रहे हैं? 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे, ये विश्वास और भरोसा हमें पीडीए समाज की ताकत है। अब ये मुद्दा फिर से गर्मा गया बाबरी मस्जिद को लेकर। अब ये क्या लगता है, भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि इन लोगों की सबकी मिली भगत है। तो हुमायूं कबीर जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी ने काम ले लिया। संजय निषाद जी ने कहा था कि निषाद समाज को जो ओहदा मिलना चाहिए था वो ना मायावती जी ने दिया ना अखिलेश जी ने दिया, जिसके कारण मायावती भी साफ हो गए और अखिलेश जी भी साफ हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके के बयान देते हैं। ये कहीं नहीं जाने वाले हैं क्योंकि इनको पूछ कौन रहा है। बिहारी बता रही हूँ, SIR होने के बाद 65 लाख लोग ऐसे घुसपैठिए हैं जिनको बाहर किया गया लिस्ट से। नहीं तो वो घुसपैठिए थे, तो 65 लाख घुसपैठिए कहाँ रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने? घुसपैठ को लेके जो भाजपा का नजरिया है वो केवल नफरत का एजेंडा है, बंटवारे का एजेंडा है। वो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पे काम करती है और किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या है ऐसा? पार्टी की बात करें तो सिर्फ परिवार के लोगों को ही मौका दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी में। आपको लगता है इसका? मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना गया? क्या प्रक्रिया अपनाई थी? कोई इलेक्शन हुआ था क्या? उनके संगठन में किसी ने चुना था क्या? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को चुनने की क्या प्रक्रिया है? कोई प्रक्रिया है क्या? मोदी जी, योगी जी को जो अच्छा लगेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का, यही प्रक्रिया है। अब मोदी जी को, योगी जी को और अमित शाह जी को, RSS को जो अच्छा लगेगा वो प्रदेश अध्यक्ष। तो उनके दल में कौन सी प्रक्रिया है चुनने की? वहाँ परिवारवाद नहीं है, वहाँ मन मर्जीवाद नहीं है। फिर पाकिस्तान से कि हम उनसे व्यापार नहीं करेंगे, पानी नहीं बनेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन क्रिकेट मैच इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे अमित शाह जी के सपुत्र मौजूद। उनकी आप बात करें, उनकी फोटो अखिलेश यादव के साथ भी आई है। इसको भी भाजपा ने बहुत भुनाया है कि जब अखिलेश के साथ फोटो आ रही है तो उस पर समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है। ये कुछ दिन की बात है, 2-4 दिन बाद हम और आप भी इस बात को मुद्दे को भूल जाएंगे, कब सिरप के मुद्दे को भूल जाएंगे, और जो लोग विदेश भी भाग गए उनकी भी कोई चर्चा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकदमों को वापस ले रही है, कभी मॉब लिंचिंग के मुकदमे वापस ले रही है, कभी दंगाइयों के मुकदमे वापस ले रही, कभी बलात्कारियों के मुकदमे वापस ले रही। तो हमें इस सरकार से ना उम्मीद है, ना जनता को इस सरकार से कोई उम्मीद। लेकिन 27 में तो सपना जो देख रहे हैं, योगी जी ने कहा आप लोग भूल जाइए, सरकार बनने वाली नहीं है। 2 टेन्योर जा चुका है अखिलेश यादव का। तो जो लोग सपने देख रहे हैं, जो लोग आज अन्याय करके सोचते हैं कि अन्याय के देवता बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरा तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि आप केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए आए थे सरकार में, जो दूसरी हमारी बहनें उनका क्या? और आप जब ये कहते हैं कि हम कानून लेके आए, तो आप कानून राजनीति करने के लिए लेके आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टू टॉक विद शिल्पा और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फखरुल हसन चांद जी की। आज हम इस पॉडकास्ट में इनका स्वागत करते हैं। फखरुल जी, बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक सवाल आता है जो पॉडकास्ट का कहा जाए कि राजनीति करनी है, ये कब मन में आया और समाजवादी पार्टी से राजनीति करनी है, इसके पीछे का क्या कारण रहा है? देखिए, मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में था और हम लोग हमेशा देखते थे, फेस करते थे जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स रहती थी, तो उनको लड़ने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म हमेशा चाहिए था। वो मिलता था छात्र संघ से। लेकिन उसी समय पे छात्र संघ का जो चुनाव था उस पर प्रतिबंध लग गया। और मुझे याद है कि नेताजी ने तब नौजवानों से ये वादा किया कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मैं शपथ ले लूंगा तो मेरी कलम की स्याही नहीं सूखेगी और छात्र संघों से ताले जो हैं वो खुल जाएंगे। तो ये जो नेताजी ने भरोसा दिलाया, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का जो नौजवान था, छात्र था, वो नेताजी के उस बयान पे उन पूरी पार्टी के साथ चला गया। हालांकि हम लोग पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार काम कर रहे थे, लेकिन वो भरोसा जो नेताजी ने दिलाया नौजवानों को, तो वो एक प्लेटफॉर्म था। तब इस बात का आया कि छात्र राजनीति से भी आगे राजनीति करनी है। छात्र संघ चुनाव होते हैं, नेताजी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद छात्र संघों से प्रतिबंध जो थे वो खुल जाते हैं।
और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बन जाता हूँ। जब मैं अध्यक्ष बन जाता हूँ तो समाजवादी छात्र सभा से मैं लड़ा था चुनाव और चुनाव जीत गया। फिर नेताजी से हम लोग मिलते रहते थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी से हम लोग मिलते रहते थे। तो वही रास्ता है और कभी पता ही नहीं चला कि कब छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में चले गए और आगे बढ़ गए। वो लंबा सफर हो गया। समाजवादी पार्टी क्यों चूज की? और भी पार्टी थी, कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों अट्रैक्शन रहा आपका? नौजवान आज कल भी और आज भी वो अगर किसी की तरफ भरोसे से देखता है, विश्वास से देखता है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ देखता है। और जब हम लोगों ने समाजवादी पार्टी चुनी तो आज बहुत से लोग हैं जो विभिन्न दलों में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन सब का अगर आप बैकग्राउंड चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कभी ना कभी वो समाजवादी पार्टी में थे। वो भी समाजवादी पार्टी से में रहे और उसके बाद कहीं दूसरे दलों में चले गए। बहुत से आज भाजपा में हैं जो छात्र सभा से चुनाव लड़े और आज भारतीय जनता पार्टी में। तो नौजवान हमेशा समाजवादी पार्टी पे, नेताजी पे और आदरणीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा कल भी करता था, आज भी करता है। इसलिए समाजवादी पार्टी चुनी क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र था। अगर गांव गरीब के बच्चे को अगर किसी ने राजनीति में स्थान दिलाने का काम किया तो वो नेताजी थे, समाजवादी पार्टी थे, और आज उसी काम को आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ये संभव ही नहीं था कि ये गरीब परिवार के बच्चे या मध्यम परिवार के लोग वो मुख्य राजनीति कर सकते हैं। एक राजनीति का कल्चर हुआ करता था कि जो बड़े लोग हैं, राजघराने के लोग हैं, हालांकि आज भी बहुत बड़ी संख्या है उनकी, वो लोग ही राजनीति कर सकते थे। तो आपके पास ना संसाधन है, आप उतने संपन्न परिवार से भी नहीं है, तब आपके पास क्या था? तब हम लोगों को जो प्लेटफॉर्म नेताजी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया, छात्र संघ की बात की, छात्र संघ की वकालत की, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आज अगर आप देखिए, जब से छात्र संघ चुनाव पे प्रतिबंध लगा है तब से जो नौजवान है वो कम संख्या में आगे आ पा रहा है या आ भी जा रहा है। तो जो छात्र राजनीति में हम लोग सीख गए थे कि कैसे राजनीति करनी है, क्या बोलना है, क्या करना, कितना कहना, कितना बोलना है, ये सब हम छात्र राजनीति से सीख चुके थे। वो मौका आज नौजवानों के पास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं है। छात्र संघ चुनाव नहीं तो कैंपस की जो समस्याएं वो भी आज बनी हुई हैं। आप देखिए किस तरह से आज तो भाजपा के लोग भी लड़ रहे हैं कैंपस में। जो पता चलता है कि किसी आपको सब्जेक्ट की परमिशन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। फिर मान्यता को लेके झगड़ा होता है, भाजपा के लोग भी लड़े। तो आज तो छात्र संघ की जरूरत है, इस बात को महसूस भाजपा के लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन भाजपा में जो लोग हैं वो खामोश हैं, वो बोलते नहीं छात्र संघ के लिए। 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 9 साल से उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है और ना छात्र संघ चुनाव की कोई बात आगे बढ़ती है। तो नौजवान इसलिए समाजवादी पार्टी को चुनता है क्योंकि नौजवानों के हक और अधिकार की बात, बेरोजगारों की बात अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आज भी नौजवान समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जो छात्र संघ से मिलता था वो आज नहीं मिल रहा है। इस बात का अफसोस मुझे ज़रूर है क्योंकि मैं उसी छात्र राजनीति से निकल के इतनी दूर आया हूँ। और हम समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, 27 में हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम कानून बनवाएंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी से कह के कि एक ऐसा कानून बना दिया जाए जो विधानसभा में पास हो जाए कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से छात्र संघ चुनाव हो। उसके लिए फिर किसी की जरूरत ना पड़े कि बार बार हमें लड़ना पड़े कि छात्र संघ चुनाव हो, छात्र संघ चुनाव हो। जैसे विधानसभा का चुनाव होता है कि 5 साल में विधानसभा का चुनाव होना है, उसी तरह से छात्र संघ का चुनाव हर साल एक निश्चित तय सीमा में हो। ये समाजवादी पार्टी जब सरकार में आएगी तो निश्चित रूप से ऐसा कानून विधानसभा से पास करो। लेकिन 27 में तो सपना जो देख रहे हैं, योगी जी ने कहा आप लोग भूल जाइए, सरकार बनने वाली नहीं है। 2 टेन्योर जा चुका है अखिलेश यादव का। 400 पार 400 पार 400 पार क्या रहा 24 में। तो जो लोग सपने देख रहे हैं, जो लोग आज अन्याय करके सोचते हैं कि वो न्याय के देवता बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आज पीडीए जाग गया है, पीडीए अपने हक अधिकारों के लिए जागा हुआ है। आज हम आप देख रहे हैं कि ये कफ सिरप का बड़ा मुद्दा गर्म है, लेकिन आप देखिए क्या कोई कार्रवाई हो रही है? कहीं कोई कार्रवाई होती दिख नहीं है क्या? खाना पूर्ति हो रही है, किसी की गिरफ्तारी भी हो रही है तो ऐसे फिल्मी स्टाइल में हो रही है कि कोई बैठा हुआ है, आराम से गया हुआ है, आराम से जैकेट कट पहन के बैठा, चाय वाय आई, उसके बाद वो अपना चले गए। तो ये जो अन्याय हो रहा है, जो दिख रहा है खुली आंखों से कि आपके सरकार के करीबी लोग जो बड़े बड़े अपराध में लिप्त हैं
जो मानवता के खिलाफ अपराध है, जो नशे को बढ़ावा दे रहा है, जो जिनको पी के बच्चे मरे, जिनको पी के बुजुर्ग मरे, उन अपराधों में लिप्त लोगों को भी सरकार का संरक्षण प्राप्त है और सरकार उनको बचाने का काम करी। तो ऐसी सरकार को लेकिन जिनकी आप बात करें उनकी फोटो अखिलेश यादव के साथ भी आई है। इसको भी भाजपा ने बहुत बुनाया है कि जब अखिलेश के साथ फोटो आ रही है तो उस पर समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है। देखिए, सवाल ये कि फोटो किसका किसके साथ है, ये बड़ा सवाल नहीं कि हम फोटो पे पॉलिटिक्स करें। हम तो फोटो पे कर ही नहीं रहे। हाँ। कि फोटो तो बड़े नेताओं के साथ किसी को कोई भी खिंचवाता है, कहीं मिल जाते हैं, वो भी जाते हैं, सेल्फी ले ले कर ले। सवाल फोटो का है ही नहीं, सवाल अपराध का है कि किस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है। तो जो अपराध व्यक्ति ने किया है, हम क्या उनको बचाने के लिए खड़े हैं? हम तो नहीं कह रहे कि हमारे साथ फोटो है तो किसी को माफ कर दीजिए। आप क्यों माफ कर रहे हैं? सवाल तो इस बात का है, फोटो अगर आपके हमारे साथ है, आपके साथ है, किसके साथ है, इसका तो सवाल ही नहीं। हमने तो कभी कहा ही नहीं कि फोटो आपके साथ है इसलिए आप कार्रवाई नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यह सरकार का संरक्षण प्राप्त है और सरकार हमेशा वो सेलेक्टिव अप्रोच है कि हम देखेंगे कि विचारधारा क्या है। अगर विचारधारा हमारे करीब है, हमारे समर्थन वाले लोग हैं, तो कार्रवाई पहले भी नहीं हुई और इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कुछ दिन की बात है, 2-4 दिन बाद हम और आप भी इस बात को मुद्दे को भूल जाएंगे, कफ सिरप के मुद्दे को भूल जाएंगे और जो लोग विदेश भी भाग गए उनकी भी कोई चर्चा नहीं होगी, वो भी बच जाएंगे। जो लोग जेल में हैं उनके खिलाफ भी कमज़ोर चार्जशीट फाइल की जाएगी, कमज़ोर सबूत पेश किए जाएंगे और कुछ दिनों में वो भी बाहर आ जाएंगे। जैसे कहीं किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले बाहर आ गए, जिस तरह से बीएचयू के बलात्कारी बाहर आ गए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकदमों को वापस ले रही, कभी मॉब लीचिंग के मुकदमे वापस ले रही, कभी दंगाइयों के मुकदमे वापस ले रही, कभी बलात्कारियों के मुकदमे वापस ले रही। तो हमें इस सरकार से ना उम्मीद है, ना जनता को इस सरकार से कोई उम्मीद है। आपने पीडीए की बात करी। पीडीए आपने एक महाअभियान चला रखा है। आपने कहा कि बिहार में भी पीडीए हावी होगा, महागठबंधन हावी होगा और कहा गया तेजस्वी जो है फुल्ली फ्लैश तरीके से अब आएंगे, सरकार बनाएंगे और एकदम धरातल पर गिर गए। महागठबंधन तो साफ ही हो गया वहाँ पर। तो 27 में क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 27 में आपको की सरकार बन जाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि जो बिहार में तेजस्वी यादव जी थे वो अच्छा चुनाव लड़े, अच्छी रणनीति के साथ भी लड़े, लेकिन जो हक और अधिकार वहाँ पे पीडीए को मिलना चाहिए था टिकट के बंटवारे में, शायद वो नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो ये परिणाम भी सामने है। हालांकि उसके पीछे एसआईआर भी बड़ा मुद्दा है। वोट कम नहीं हुआ, जितना पिछली बार आरजेडी को मिला था उससे थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा है, लेकिन सीट उतनी नहीं मिली। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पीडीए चला नहीं, तो वहाँ पे वो पीडीए पे वोट कहाँ मांग रहे थे? तेजस्वी यादव जी पीडीए पे वोट नहीं मांग रहे थे, हम समाजवादी जा रहे थे। हम इस बात का प्रचार जरूर कर रहे थे कि जो पीडीए के लोग हैं कम से कम वो इंडिया गठबंधन को वोट दें। लेकिन क्या राहुल गांधी जी कभी पीडीए के नाम पे वोट मांग रहे थे? बिहार में नहीं मांग रहे थे। तेजस्वी यादव जी पीडीए के नाम पे वोट मांग रहे थे? नहीं मांग रहे थे। तो आपको बिहार में जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हैं उनके हक अधिकार की आवाज़ को उठाना पड़ेगा। शायद ये मौका था जो तेजस्वी यादव जी चूक गए, लेकिन अब जो वर्तमान में अन्याय का बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश से होता हुआ बिहार गया है, अब जब वो बिहार में अन्याय कर रहा है तो निश्चित रूप से जो पीडीए बिहार का जो सोया हुआ था पीडीए, जो बिखरा हुआ पीडीए था, शायद वो एकजुट हो जाए, उसकी नींद खुले और आने वाले समय में बिहार में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा राजनीति। लेकिन समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं हम न्यू कमर्स को मौका देते हैं, लेकिन शायद अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सिर्फ परिवार के लोगों को ही मौका दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी में। आपको लगता है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी ना अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा पा रही है, ना उत्तर प्रदेश में उनका प्रदेश अध्यक्ष बन पा रहा है, जिसको लेके कवायद उनकी बहुत समय से चल रही है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार जब सदन में इस मुद्दे को उठाया था तो गृह मंत्री जी बोले थे कि आप 15 साल 20 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। ये उन्होंने ये बात बोली कि आपको कहीं चुनना नहीं है, आप अपने आप को स्वयं घोषित कर लीजिए। नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना गया? क्या प्रक्रिया अपनाई थी? कोई इलेक्शन हुआ था क्या? उनके संगठन में किसी ने चुना था क्या? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को चुनने की क्या प्रक्रिया है? कोई प्रक्रिया है क्या? मोदी जी, योगी जी को जो अच्छा लगेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का, यही प्रक्रिया है। हमें जो अच्छा लगेगा, आरएसएस को जो अच्छा लगेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब मोदी जी को, योगी जी को और अमित शाह जी को, आरएसएस को जो अच्छा लगेगा वो प्रदेश अध्यक्ष। तो उनके दल में कौन सी प्रक्रिया है चुनने की?
वहाँ परिवारवाद नहीं है, वहाँ मन मर्जीवाद नहीं है। और जो लोग हम समाजवादियों पर आरोप लगाते हैं, हमारा तो संघर्ष का, हमने किसी को राज्यसभा और एमएलसी नहीं बना दिया है कि आप जाइए हमारे परिवार से लोग हैं तो एमएलसी बन जाइए। सब चुनाव लड़ के जाते हैं, लड़ के जीत के आते हैं। हम तो किसी को क्रिकेट बोर्ड में नहीं सेट किए हैं कि कोई क्रिकेट बोर्ड चला जाए, फिर पाकिस्तान से कि हम उनसे व्यापार नहीं करेंगे, पानी नहीं बनेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन क्रिकेट मैच इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे अमित शाह जी के सपुत्र मौजूद हैं। तो जो लोग देश हित को किनारे रख के परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं होते हैं? हमसे सवाल पूछा जा रहा है। जो लोग देश हित से समझौता कर रहे हैं परिवारवाद के नाम पे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए हम समाजवादी इस बात को कहते हैं कि हमारा परिवारवाद वो संघर्ष का परिवारवाद है, और हमने कभी परिवारवाद के नाम पे या अपने परिवार के नाम पे कभी भी देश हित से समझौते नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के नाम पे देश हित से समझौता कर रही है। एसआईआर की बात करी आपने। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा, जो कि एसआईआर बिहार में नहीं चला। बिहार में एसआईआर को शायद जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि इनके वोट काटे जा रहे हैं, इनके नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन जनता ने उसका कोई इम्पैक्ट दिखाया नहीं, क्योंकि डिफीट हुए तेजस्वी यादव। तो एसआईआर अब यहाँ जो आप लोग मुद्दा लेकर आए हैं, आपको लगता है कि क्या आपके लिए कारगर साबित होगा? और लगातार जो मंत्रियों के बयान भी आ रहे हैं, अभी ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि एसआईआर को लेकर सिर्फ प्रोपोगंडा मचा रही है समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग, क्योंकि एसआईआर का सबसे पहले फॉर्म भरने वाले समाजवादी और कांग्रेस। देखिए, एडीआर ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की बिहार चुनाव को लेकर, और उस एडीआर ने ये कहा है कि जो 3 लाख वोटर्स थे वो कहाँ से है, जिसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। इसलिए ये कहना कि जो बिहार में एसआईआर हुआ उसका कोई प्रभाव नहीं है, ये बात गलत है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से 1 महीना 2 महीना पहले उनको समझ में आता है कि एसआईआर हो जाना चाहिए, और वो एसआईआर लेके आ जाते हैं। उस एसआईआर को सही साबित करने के लिए, क्योंकि अब तो बिहार का चुनाव जीत गए, आपने उस फैसले को ये दिखाने के लिए कि न्याय संगत था, चुनाव आयोग दिखाना चाहता है कि नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया था, ये तो एक जनरल प्रक्रिया है जो हर समय समय पे होती है। उस चीज़ को साबित करने के लिए यूपी में, बंगाल में और 12 राज्यों में एसआईआर हो रही है। तो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हमने सबसे बड़ा फॉर्म भरा। तो ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिस रास्ते पे हैं, हम उस रास्ते से लड़ के उस लड़ाई को नहीं जीत सकते, तो वो इस गलतफहमी में ना रहे। अगर वो ये रास्ता चुनते हैं कि एसआईआर के माध्यम से हमारे वोट काट के वो हरा देंगे हमें, तो हम उनकी लड़ाई में शामिल होकर उनको हराएंगे, उनकी पिच पे जाके उनको हराएंगे। इसलिए हमने एसआईआर का फॉर्म सबसे पहले भरा है, और हमारे लोग एसआईआर पीडीए प्रहरी बन के, पीडीए का जो वोट है, जो समाजवादियों को वोट है, जो वंचितों का वोट है, उनको बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमें भरोसा है कि हम उस वोट को बचा ले जा पाएंगे, जो वोट बिहार में लोग नहीं बचा पाए, नहीं समझ पाए, हम उस बात को समझ चुके। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं कि मुद्दा क्या है कि हम सबसे पहले खुद फॉर्म भरते हैं, तो क्या फॉर्म छोड़ दें, हम अपना वोट जाने दें, आपको सरकार बना देने दें? तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। हम तो फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरेंगे भी, भरवाएंगे भी। ओम प्रकाश राजभर जी का क्या है, वो भाजपा में वो फॉर्म भरे ना भरे, उनका परिवार की जो पार्टी है, उनके भाई, उनके बेटे के और उनकी 3 लोगों की जो पार्टी है, जो 3 तक सीमित है, वो अपना फॉर्म भरे ना भरे, भाजपा उनका फॉर्म अपने आप भर देगी। तो हमें तो मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए हम अपना फॉर्म भरवा रहे हैं, और भर भी रहे हैं, भरवा भी रहे हैं। और एसआईआर को लेके हमारी लड़ाई स्पष्ट है कि एसआईआर गैर संवैधानिक है, लेकिन जब आपको व्यवस्था बनानी होती है तो अव्यवस्था से ही व्यवस्था बनती है। एसआईआर के नाम पे प्रोपोगंडा मच रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या है कि एसआईआर में मतलब समाजवादी पार्टी की डिमांड क्या है, कि टाइम बढ़ाया जाए कि ना हो, कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं? एक प्रक्रिया पहले भी की गई थी, दोबारा भी वही प्रक्रिया की जा रही है, इसमें इतना हो हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, पहले जब प्रक्रिया हुई थी, आज आपसे मैं पूछूं कि आपने फ़ोन लिया होगा, उसका सिम लिया होगा, तो आपने क्या अपने पेपर सबमिट किया? आप कहेंगे आधार, पासपोर्ट बनवाया, क्या सबमिट किया? आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, क्या पेपर सबमिट किए? आधार। आज आपको बैंक जाना हो या कोई भी काम हो, तो आप सबसे पहले कहते हैं आधार बनवाना है। मोदी जी ने बड़ा अभियान चलाया, पहले वो आधार का विरोध करते थे, बाद में जब सरकार में आ गए तो उसी आधार का वो समर्थन करते रहे। आधार से लिंक किया जाएगा, रजिस्ट्री को आधार से लिंक कीजिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कीजिए, बिजली के बिल को आधार से लिंक कीजिए, कहीं आप कुछ खरीदने जा रहे हैं वो आधार। तो सवाल इस बात का है कि तब आप जो आधार से ये जो एसआईआर की लिस्ट है इसको लिंक क्यों नहीं कर रहे हैं?
हमारा सबसे बड़ा जो आपत्ति वो इसी बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में कम से कम 10-15 लाख वोटर वो ऐसे हैं जो हर राज्य में वोट डालते हैं। एक राज्य में चुनाव समाप्त होता है, वो दूसरे राज्य में जिस तरफ चुनाव होता है कुछ दिन पहले वो उस राज्य में जाते हैं और वहाँ पे वोट डाल के वो दूसरे तीसरे राज्य की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे चुनाव हो रहा होता है। तो बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपने तो खुद कैमरे में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद थे, दिल्ली में वोट डाला, फिर वो बिहार में गए, और बिहार में किस लिस्ट में वोट डाला? शुद्धिकरण वाली लिस्ट में। सोचिए, शुद्धिकरण वाली लिस्ट में, जिसमें कहा जा रहा था कि लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, शुद्ध हो गए। अब आप उनसे पूछिए कि आप वोटर्स कहाँ के हैं, अब बताएंगे अब मेरा मन भर गया है तो मैं फिर दिल्ली का वोटर्स हो गया। तो ये जो लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं आज इस राज्य में कल उस राज्य में, उनको बचाने के लिए चुनाव आयोग आधार को लिंक नहीं कर रहा है। अगर आधार को वोटर लिस्ट से लिंक कर दिया जाए तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो किसी गांव में रहते हैं, अगर गोरखपुर रहते हैं तो लखनऊ में भी घर कर लिया है तो वो लखनऊ में भी वोट डाल रहे हैं, गोरखपुर में भी वोट डाल रहे हैं, देवरिया में भी वोट डाल रहे हैं, लखनऊ में भी वोट डाल रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहा है वहाँ भी वोट डाल रहा है, लखनऊ में भी वोट डाल रहा है। ऐसे लोगों को आप चिन्हित कैसे कर पाएंगे? अगर आप कहते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है, दूसरा नाम आएगा तो हम उसे कैच कर लेंगे। ब्रजेश पाठक ने बोला कि 65 लाख घुसपैठियों का भी जो है नाम बाहर किया गया एसआईआर के बाद। नहीं, अभी तो कोई लिस्ट है ही नहीं जिनको बाहर किया गया, वो तो बिहार में बाहर किया। बिहार की बता रही हूँ मैं, एसआईआर होने के बाद 65 लाख लोग ऐसे घुसपैठिए थे जिनको बाहर किया गया लिस्ट से। नहीं तो वो घुसपैठिए थे, तो 65 लाख घुसपैठिए कहाँ रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने? उनका कोई सेंटर बना होगा। अभी एक घुसपैठिए के नाम पे बांग्लादेश भेज दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देश के नागरिक हैं, वापस बुला लिया। हम एक घुसपैठिए का नाम आपको, 2 घुसपैठिए का नाम बताते हैं। एक है सीमा हैदर, नोएडा में रहती, उत्तर प्रदेश में, पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, और घुसपैठी यहाँ आई हुई है, यहीं रह रही हैं, यहीं खा पी रही हैं, और सरकारी मेहमान, बिरयानी भी खाती हैं, सब कुछ भी उनको यहाँ मिलता है, और बड़े बड़े इंटरव्यू उनके कंडक्ट होते हैं। उनको ब्रजेश पाठक जी को उनको पता ना पता हो तो हम उनको पता दे देते हैं, चाहे उनको पाकिस्तान छोड़ा है या फिर पाकिस्तानियों से मोहब्बत है, अगर पाकिस्तानियों से इतना प्रेम है तो फिर क्यों घुसपैठियों की बात करते। एक और घुसपैठी है जो बांग्लादेश से पता नहीं कैसे यात्रा करके दिल्ली पहुंच गई, और दिल्ली पहुंच के यहीं मेहमान बनी बैठी, जबकि वो बांग्लादेश में उनको सज़ा भी हो चुकी है। मैं सज़ा बनी जाना चाहता क्या सही क्या गलत, लेकिन है तो वो भी घुसपैठी है, हमारी अनुमति से तो देश में आए नहीं। और ना सीमा हैदर तो कई देशों को लांगते पांगते, कई फ़ोन को बदल के, कई सिम कार्ड को बदल के देश पे घुसी, वो घुसपैठी, उन पे बात नहीं होती। इन भाजपाइयों को ना घुसपैठियों से कोई लेना देना है, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता उनको नफरत के एजेंडे पे चाहिए। ये इसलिए घुसपैठियों का जब नाम लेते हैं तो ये मुसलमान इनके दिमाग में आता है कि मुसलमान, और अगर वो मुसलमान सीमा हैदर जैसा हो जाए कि मैं हूँ यहाँ आई हूँ, फिर वो चाहे 10 साल बाद हमें पता चले कि सीमा हैदर जैसे देश के गद्दार थे जो पाकिस्तानी एजेंट के रूप में यहाँ आए थे, इनसे कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले भी कहा, ये देश हित से समझौता करने वाली सरकार है। अमित शाह जी के बेटे हैं जैसा, वो क्रिकेट बोर्ड में है तो वहाँ समझौता हो जाता है, यहाँ पे सीमा हैदर उनकी विचारधारा के अनुरूप है इसलिए समझौता कर लेते हैं। उसके बारे में कोई पता नहीं किया जाता है कि एक पाकिस्तान से आई हुई महिला का आखिर अगर वो इतनी सीधी साधी है तो इतने देशों की यात्रा करके यहाँ से वहाँ से घुसपैठ करके वो कैसे देश के अंदर आ गई, और हम उसका स्वागत करते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं, उनकी बातचीत होती है। तो घुसपैठ को लेके जो भाजपा का नज़रिया है वो केवल नफरत का एजेंडा है, बंटवारे का एजेंडा है, तो वो केवल वोट बैंक की राजनीति है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पे काम करती है और किसी से कोई मतलब नहीं है, क्या है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी वो किस फॉर्मूले पे काम करती है? अगर हम समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि MY पे काम करते हैं, हालांकि हमारा तो नारा PDA का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन क्योंकि हमारे पे आरोप लगाना है तो आप हमें MY कर दिए। क्यों हमें PDA नहीं कहते हैं आप कि PDA पे हम काम कर रहे हैं? हम तो नहीं वोट मांग रहे हैं, हम तो कहते हैं 2024 में भी हम PDA पे जीत के आए, लेकिन हमें MY कहा जाता है। फिर हम अगर भाजपा का कोई नाम रख दें कि आपके पास दूसरे लोग नहीं हैं, और उत्तर प्रदेश में तो फिर कोई दूसरा है ही नहीं, किनकी नियुक्तियां हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन महत्वपूर्ण पदों पे, फिर तो वो भी सवाल आएगा। तो समाजवादी पार्टी तो सबकी पार्टी, हमारी पार्टी तो जनेश्वर मिश्रा जी की भी पार्टी है, हमारी पार्टी तो मोहन सिंह जी की भी पार्टी है, और समाजवादी लोग हमेशा जात पात से अलग उठ के बात करते रहे।
अगर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की बात कर लीजिए, पुराने समाजवादी थे, तो उन्होंने हमेशा छत्री होने के बाद भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वंचितों की लड़ाई पूरे जीवन लड़ने का काम किया। जयप्रकाश नारायण जी ने पूरा जीवन पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने पर लगाया। तो जो लोग हम समाजवादियों पे आरोप लगा रहे हैं, वो लोग केवल आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो जमीन पे है। टीएमसी के एक सांसद हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। बंगाल में आपने खबर देखी होगी, बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, हुमायूं कबीर जो कि सस्पेंड हुए टीएमसी से, और अब ये मुद्दा फिर से गर्मा गया बाबरी मस्जिद को लेकर। अब ये क्या लगता है, भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि इन लोग की सबकी मिली भगत है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर, जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और बाद में टीएमसी में शामिल हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास ये रिपोर्ट है उनके पास कि वो उस बंगाल में चुनाव सरकार नहीं बना पा रहे हैं। सरकार बंगाल में नहीं बनने जा रही, ममता बनर्जी जी फिर सरकार बना रही है। तो इसलिए अब उनके पास क्या रास्ता था, पहले भी हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर चुके थे 21 के चुनाव में, वो सफल नहीं हो पाया। तो अब सोचा कि अब कैसे नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ाए। तो अपने पुराने जो कार्यकर्ता हैं हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के, उनसे संपर्क साधा गया, उनसे कहा गया कि आप मेरी मदद कीजिए। तो हुमायूं कबीर जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी ने काम ले लिया। और देखिए, किसी को आपत्ति मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा बनाने पर नहीं है। देश में नियम और कानून है हर धर्म स्थल को बनाने के, आप उसको फॉलो कीजिए और कोई भी बना ले। समाजवादी पार्टी भी इटावा में मंदिर बना रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं किसी के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, गुरुद्वारा बनाने पर। लेकिन आपत्ति तब होती है जब आप उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम मस्जिद बनाने जा रहे हैं, फिर हम पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि आपका एजेंडा वो मस्जिद बनाने का नहीं है, आपका एजेंडा नफरत का एजेंडा है, बंटवारे का एजेंडा है। और मैं फिर से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो या उनकी जैसी सोच के लोग हों, जो लोग किसी एक को साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं या एक को साथ लेके चल के दूसरों को गलत कहते हैं, वही रास्ता हुमायूं कबीर का भी है। किसी को गाली देना, दूसरा किसी को गाली दे, उससे केवल राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच के लोगों का हो सकता है, उनकी सोच के दलों का हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस तरीके से ये नींव रखी गई बाबरी मस्जिद की, जैसे अयोध्या में हुआ था, हम लोग उसी तरीके से अगर ये किया जाएगा तो हम वही परिणाम फिर से देखने को मिलेगा। अगर एजेंट हैं तो वो क्यों अगेंस्ट बयान दे रहे हैं? आपको ये तो पता ही है कि अगर कोई बयान आएगा और उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी तो फिर उस एजेंडे का क्या फायदा। तो गिराने की बात करें ना, जैसे यहाँ गिराया गया फिर से गिरा दिया तो जाएगा। ये बात तो इसी बात की है ना कि हमने अपने एक आदमी, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक एजेंट से कह दिया कि आप इस काम को करो, दूसरे एजेंट को लगा दिया कि आप कह देना आप इसके खिलाफ बयान देना। तो जब तक क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी आपको राजनीतिक लाभ कैसे मिलेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को तो पता है कि वो अपने ही आदमी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अपने ही एजेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होनी है और क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तभी तो उनको वोट मिलेगा। इसीलिए हुमायूं हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, आप केशव प्रसाद मौर्य जी, दोनों को पता है कि स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई है, उनको क्या बोलना है, उनको क्या बोलना है। अब 2027 की जो बात करी आपने कि सरकार बनेगी, क्या रणनीति तैयार की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से? फिलहाल तो अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर अभी क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारा रास्ता तो जो पंचायत की बात है, पंचायत को लेके अभी तो समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन SIR की प्रक्रिया में लगा हुआ है कि हमारा वोट बिहार के जैसा परिणाम ना हो कि 65 लाख वोट कट जाए या PDA का वोट कट जाए। तो हमारा पूरा संगठन उसमें लगा है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी जो पंचायत का चुनाव है उस पर निर्णय लेगी कि वो पंचायत का चुनाव हमें सिंबल पे लड़ना है या नहीं लड़ना है, या उस पंचायत के चुनाव से हमें दूर रहना है। ये निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी लेंगे, SIR की प्रक्रिया की बात। इसलिए अभी कुछ पंचायत चुनाव पे कहना बहुत जल्दबाजी हो गया। जहाँ तक अभी OP राजभर ने कहा है हम अकेले लड़ेंगे पंचायत चुनाव। तो OP राजभर जी को पूछ कौन रहा है? वहाँ बिहार भी तो कहते हैं हमें इतनी सीटें दे दो, उन्हें किसी ने ना सुना भी नहीं, मतलब सुना भी नहीं है। ये होता है कि अनसुना कर दिया, कोई कह रहा है कुछ, उनकी तो सुनी नहीं गई। वो यहाँ भी चिल्ला रहे हैं पंचायत चुनाव, यहाँ ये कह रहे हैं पंचायत चुनाव, तब भी इनको कोई नहीं सुनेगा कि आप पंचायत चुनाव अकेले क्यों लड़ रहे हैं। वो अब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि घोसी उपचुनाव में इनका
क्या इस्तेमाल था, वहाँ नहीं जीत पाए या नहीं जितवा पाए, नहीं मदद कर पाए, तो इनको कौन पूछ रहा है? परिवार की पार्टी है, केवल पिता पुत्र की पार्टी। इसके आगे उनके पास संगठन भी नहीं बचा है, लोग भी छोड़ के चले गए। इसलिए वो पंचायत चुनाव अलग लड़े या नगर निगम के लड़े, विधानसभा के लड़े, अब उनको कोई दल पूछने वाला नहीं। 27 में मौका देंगे, अखिलेश जी अलायंस करवाएंगे ओपी राजभर और संजय निषाद जी को अपने साथ? देखिए, जो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करे, पीडीए के हक की बात करेगा, उसके लिए दरवाजे निश्चित रूप से खुले हैं। लेकिन ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, समाजवादी पार्टी का है। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार ये इस बात को ज़रूर कहा था कि हम कुछ लोगों को हमने मौका दिया, आगे बढ़ाने का काम किया, तो वो लोग हमें धोखा दे के गए। वो संजय निषाद भी हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया, वो हमें धोखा दे के चले गए। आरएलडी भी हो गई, आरएलडी को मौका दिया, आरएलडी भी चले। आरएलडी में तो जयंत चौधरी जी हमको हमारे कोटे से ही राज्यसभा गए, आज उसी कोटे से वो मंत्री बने बैठे। तो ऐसा क्या किया जाए? तो छोटे जो दल रहे, जिन लोगों ने लाभ लिया समाजवादी पार्टी से, बढ़े यहाँ पे, बढ़ाया समाजवादी पार्टी ने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। इसलिए समाजवादी पार्टी का ये हमारा मकसद रहेगा कि हम सभी को सम्मान दें, जो सब जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं उनको हम सम्मान दें, उनके जो समाज से आने वाले नेताओं को मौका दें, उनको भागीदारी दें राजनीति में। हम ज़रूरी नहीं कि हम उन जात की राजनीति करने वाले दलों को मौका दें, हम उस जात से आने वाले लोगों को मौका देंगे। इन दलों से दूरी फिलहाल बेहतर नजर आती है। संजय निषाद जी ने कहा था कि निषाद समाज को जो ओहदा मिलना चाहिए था वो ना मायावती जी ने दिया, ना अखिलेश जी ने दिया, जिसके कारण मायावती भी साफ हो गए और अखिलेश जी भी साफ हो गए। अब अगर भाजपा बीच में कुछ सुगबुगाहट चल रही थी कि शायद संपर्क में अखिलेश जी के, ऐसा कुछ, अगर ये मौका नहीं देते हैं और निषादों का सम्मान नहीं करेंगे तो भाजपा का भी ये हाल हो सकता है। तो कुछ चांसेस हैं, मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में आने के। ये बार्गेनिंग करने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके के बयान देते हैं। ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इनको पूछ कौन रहा है। कुछ समय पहले आपको याद हो, लोकसभा चुनाव से पहले रिजर्वेशन की बात को लेके बड़ी रैली की थी, हम भाजपा के अगर ये नहीं किया तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कहाँ कुछ करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। ये लोग तो वो लोग हैं कि चाहे ये निषाद जी हों या राजभर हों, इनके पास तो पिछड़े लोग भी गए थे, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्या मिल पाया उनको? इंसाफ मिल पाया? केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो क्या दे पाए? उनके पास भी सब गए थे। तो पिछड़ों के हक अधिकार की बात तो हो ही नहीं रही, ना अनुप्रिया पटेल कर रही है। जब चुनाव लोकसभा का 2024 में हार गए, तो ये पिछड़ों की नाम पे राजनीति करने वाले और आज बड़ी बड़ी मलाई खाने वाले, बड़े बड़े मंत्रालय चलाने वाले लोगों की नींद टूटी थी। और ये सब कि नहीं 69,000 भर्ती में बड़ा नाइंसाफी हुई है, सब दल चिल्ला रहे थे। निषाद जी भी चिल्ला रहे थे, राजभर भी चिल्ला रहे थे, अनुप्रिया पटेल भी चिल्ला रही थी कि बड़ा गड़बड़ हो गया, केशव प्रसाद मौर्य भी चिल्ला रहे थे। और जैसे ही फैसला फिर कुछ दिन बाद आता है कोर्ट से कि नहीं, अब फिर से करा जाएगा, इंसाफ दिया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य जी फौरन क्रेडिट लेने आ जाते हैं। आज पूछिए क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। ये जितने लोग हैं ये केवल मलाई खा रहे। केशव प्रसाद मौर्य जी बने हुए हैं, मंत्री बने, पिछड़ों की कोई बात करनी ही नहीं, उनको खुद कुर्सी मिल नहीं रही, स्टूल मिलता है, उनसे उम्मीद भी नहीं है। और दूसरे, आपने पहले भी बताया, बिहार में गए थे सीट मांगने, वहाँ दुत्कारे गए। यहाँ अब आ रही है फिर से पंचायत चुनाव, वहाँ भी उनका वही हाल होने जा रहा है। ना सत्ता पूछेगी, ना विपक्ष पूछेगी, ना जनता पूछेगी। 2027 में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं? 2027 में समाजवादी पार्टी की 300 के ऊपर सीटें आएंगी, इसी पीडीए के नारे पे, इसी पीडीए की लड़ाई। नहीं, अगर ये चुनाव अगर आप नहीं जीतते हैं फिर क्या लगेगा? क्योंकि अगर देखा जाए कि 2 टेन्योर आप निकाल चुके हैं और लगातार भाजपा आपको मात दे रही है। अब आप लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोकसभा में इतनी सीटें लेकर आए हैं, हमने लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या लोकसभा से आप विधानसभा का कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं, देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी सत्ता में होते हुए भी भाजपा ने जीता था, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती थी गठबंधन में। तो सवाल इस बात का है कि अगर ऊर्जा मिलती राजनीति में, तो हमें भी ऊर्जा मिली है 24 से, और निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ा है, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, पीडीए समाज का मनोबल बढ़ा है कि हमारे हक अधिकार की आवाज़ को उठाया जा रहा है। तो हम ये नहीं देखते कि 24 में क्या हुआ था,
हम इस बात को देख के चल रहे हैं कि 22 में हमारे साथ क्या हुआ था। 22 में हम चुनाव जीतते जीतते, सरकार बनाते बनाते इतने पीछे रह गए थे। इस बार हम कोई गलती करने वाले नहीं है। हम अपने पीडीए फॉर्मूले पे जैसे हमने लोकसभा में टिकट दिए थे उसी तरह से 27 में भी टिकट देंगे, सबको साथ लेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबकी भागीदारी निश्चित करेंगे और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। ये विश्वास और भरोसा हमें पीडीए समाज की ताकत। एक आखिरी सवाल कि अखिलेश जी जिस तरीके से नेताजी ने सबको साथ में लेकर चलते थे, क्या अखिलेश जी ने उन सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करते? क्योंकि जिन लोगों को मौका मिलता है, क्योंकि कहा जाता है नेताजी के लिए कि उनके बाएं हाथ हो चाहे दाएं हाथ हो, कोई भी उनसे नाराज हो वो सबको साथ में लेके आ जाते थे। लेकिन ये अगर कहा जाए तो नेताजी वाली छवि अखिलेश जी के अंदर शायद नहीं आ पाई कि वो सबको साथ लेकर नहीं चल पाते, इसलिए लोग नाराज होकर चले भी जाते हैं छोड़ के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब नेताजी की राजनीति को देखते हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी की राजनीति को देखते हैं तो देखिए वो पिता पुत्र है। नेताजी का लंबा करियर है, लंबा सफर था। नेताजी को हम लोग जब आदरणीय अखिलेश यादव जी से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि नेताजी ने क्या किया था, नेताजी का इतना लंबा इतिहास रहा। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी भी नेताजी के पुत्र हैं, उनके ही रास्ते पे चल रहे हैं। आज आप कार्यकर्ताओं से पूछिए, हर एक कार्यकर्ता को उसकी विधानसभा के हिसाब से, उसके जिले के नाम से, उसके काम के नाम से जानते हैं। जो नेताजी से उनमें आया गुण, यही नेताजी में गुण था। आपने कहा कि नाराज हो जाते तो संभाल नहीं पाते। मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण दे देता हूँ। लोग कह रहे थे, आप मीडिया में भी चर्चा थी, आजम साहब बड़े नाराज हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़े नाराज हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी आजम साहब से मिलने गए, वो मिले, खाना खाया, साथ में रहे। फिर मानिए आजम साहब वो लखनऊ आते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी से उनके घर पे मिलते हैं। तो जो लोग कहते थे कि नाराजगी, कहाँ नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी नेताजी के बताए रास्ते पे, नेताजी ने जो राजनीति का रास्ता दिखाया, जो सबका सम्मान का रास्ता दिखाया, वही रास्ते पे आदरणीय अखिलेश यादव जी भी चलते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। ये कहना कि उनसे कोई नाराज रहता है, तो हम तो कहते हैं कि जो लोग भी उनसे नाराज रहते हैं एक बार अगर मिल लेते हैं तो नाराजगी दूर हो जाती है। यही काम नेताजी के साथ, नेताजी को जब पता चलता था ये नाराज है तो नेताजी पूछ लेते थे कि क्या हुआ, वो कहते थे कुछ नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता था, पत्रकार सवाल पूछ लेते थे तो नेताजी कहते थे कि कुछ नाराज हो क्या जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो। बाद में पूछ लेते थे, कोई बात नहीं, बात खत्म हो जाती। तो आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी भी जब मीडिया के सामने होते हैं तो बहुत सी बातें करते, बहुत से सवाल सीधे करते हैं और बाद में उन्हीं से मिलते भी हैं, उनसे पूछ भी लेते हैं कि क्या समस्या है। और नेताजी भी पत्रकारों की, जनता की भी उतनी मदद करते थे जो आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। तो जैसे नेताजी से कोई नाराज होकर बहुत दिन नहीं रह पाता था, उसी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी से नाराज होकर भी कोई बहुत दिन नहीं रह पाता है। और जो लोग भी एक बार नेताजी से मिल लेते थे या आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिल लेते हैं, वो बस उनके होके रह जाते हैं, पूरे जीवन वहीं रहते हैं। अच्छा, एक मन में और मेरा सवाल आ रहा है कि माइनॉरिटीज़ को लेकर भाजपा कहती है कि हमने महिलाओं को हक दिलाया है, जो माइनॉरिटीज़ फीमेल्स हैं, जैसे ट्रिपल तलाक लेकर आया जिसमें उनका काफ़ी शोषण किया जाता था। अगर समाजवादी हो या कांग्रेस, ये लोग इतने ही हितैषी हैं माइनॉरिटीज़ के, तो आखिर क्यों नहीं उन महिलाओं को अपना हक दिलाया गया? हमने ही क्यों ये काम किया? इन्होंने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? मेरा तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि आप केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए आए थे सरकार में, उन मुस्लिम महिलाओं का को हक अधिकार मिल जाए, केवल इसके लिए सत्ता में आए थे? जो दूसरी हमारी बहनें, उनका क्या? जिनको हक अधिकार नहीं मिल रहा, जिनके पति छोड़ के चले गए, उनका क्या? मैं अपने साथ के जो हमारे बैचमेट रहे या हमारे सीनियर रहे, मैं ऐसी 3-4 अपनी फीमेल उन सीनियर को जानता हूँ जिनकी शादियाँ हुई, कुछ समय बाद वो अपने परिवार से अलग रह गई। 8 साल 10 साल वो अपने परिवार से अलग रही, हस्बैंड से अलग रही, डिस्प्यूट रहा और उनका जीवन जो 10 साल 12 साल 15 साल का था, वो जीवन उनका निकल गया। तो आप अगर कोई कानून लेके आए थे, क्योंकि ये इस देश में कहा जाता है कि हम सेकुलर का मुल्क में रहते हैं, यहाँ बाबा साहब का संविधान है जो सभी को समानता का अधिकार देता है। आपने केवल मुस्लिमों के लिए कानून लाके आप समानता की बात कैसे कर सकते हैं? अगर आप एक आंख से हमारी सारी बहनों को देखते हैं, फिर वो हिंदू बहन भी होती, मुसलमान भी होती, सिख भी होती, ईसाई भी होती, तो आप समान कानून लेके आते। आपको कहीं कानून में कोई बाध्यता तो थी नहीं कि आप केवल मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करेंगे,
उनके लिए कानून बनाएंगे, हमारी हिंदू बहनों के लिए कानून क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों आप कुछ ऐसा नहीं करते कि एक समय सीमा निर्धारित हो जाए कि इस समय सीमा के अंदर उनका भी जो फैमिली डिस्प्यूट है, कोई जिस तरह की किसी ने छोड़ दिया, वो अपने घर चली गई, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या रास्ते हैं? मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जिनका ये कि एक शादी हुई, चोरी से दूसरी शादी कर ली, तो उनके लिए भी तो कानून होने चाहिए। और आप जब ये कहते हैं कि हम कानून लेके आए, तो आप कानून राजनीति करने के लिए लेके आए, आप हक के लिए नहीं लाए। अगर आप हक के लिए लाते, हमारी बहनों के अधिकारों के लिए लेके आते, फिर वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होती, तो हम आपको साधुवाद देते, हम आपकी प्रशंसा करते। लेकिन आपके सारे काम केवल बंटवारे के हैं। आपने कहा कि नहीं, मुस्लिम बड़े अत्याचार करते हैं, और जो अत्याचार जो हमारी दूसरी बहनों के साथ हो रहा है, उन पे चर्चा नहीं करते। और आपने कोई कानून नया नहीं बनाया, जो मुस्लिम लॉ कहता है वही कानून है, वही आपने बनाया है, तो कुछ अलग नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने, आप सोचे कि कहीं से कुछ अलग ले आए हों, मुस्लिम का जो कानून है, या आप यूँ कहिए कि उनके पवित्र कुरान में जो लिखा है, आप सारे सब उसी हिसाब से कानून है। कानून में कुछ अलग नहीं है। जो पहले था कि 3 तलाक आप एक साथ नहीं दे सकते हो, पहले भी गैर कानून था। इस्लामिक तरह से भी कि 1 होगी तलाक, फिर 2 होगी, फिर तीसरी तलाक होगी। एक साथ 3 तलाक पहले भी नहीं होती थी, आज भी नहीं होती। एक समय सीमा निर्धारित होती है कि एक बार तलाक दी, फिर दूसरे कुछ समय बाद दूसरा, कि हो सकता है कि आपका मन बदल जाए तो वो तलाक ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल ढिंढोरा पीटा है। अगर वो महिलाओं के हक अधिकार की बात करती तो उसे कानून सब बहनों के रक्षा के लिए लेके आना चाहिए था। वो हमारी हिंदू बहन भी होती, मुस्लिम बहन भी होती, सिख भी होती, ईसाई भी होती, सबके अगर हक अधिकार की बात होती, सबके जीवन की बात होती कि कोई व्यक्ति उनका जीवन ना बर्बाद कर पाए, तब हम उन भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद देते। ये केवल राजनीतिक मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं फखरुल हसन चांद जी, जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी के लिए कहा है कि 2027 में एक बार फिर से अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे।